हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि यहाँ बीकानेर में मौसम बहुत ख़राब है, क्योंकि लाइट टिकती नहीं है। जैसे-जैसे लाइट आती है, चली जाती है, आती चली जाती है बरसात की वजह से, तो क्लास लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज जैसे-तैसे लाइट टिकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास ले लें। तो दोस्तों, हमने जोधपुर के राठौड़ वंश शुरू किए थे, तो जोधपुर राठौड़ वंश में कहाँ तक पढ़ लिया था हम? जोधा तक पढ़ लिया था, तो आज हम जोधा जोधा से पीछे तक शुरू पढ़ लिया था, तो आज हम जोधा को शुरू करेंगे, जोधा से आगे पढ़ेंगे। आपका टाइम बर्बाद न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और अब हम क्लास की ओर प्रस्थान करेंगे। तो क्यों ना क्लास की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे राव जोधा। वैसे जोधपुर का इतिहास ही पढ़ रहे थे। राव जोधा, देखो जोधा की बहुत खास खास विशेषता है। राव जोधा का पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, तो जिस शासक को भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब कार्यकाल देख लेंगे। जोधा का कार्यकाल है 1438 से 1489 तक। 1438 से 1489 तक। इतने से कार्यकाल में जोधा ने बहुत बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ कर गए। तो वैसे मारवाड़ में सामंत प्रथा का संस्थापक माना जाता है। वैसे हमने पहले पढ़ा था तो चुंडा को पढ़ा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाए ना, तो राव जोधा को ही माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, सामंत प्रथा का संस्थापक, सामंत प्रथा का संस्थापक, इसको सामंत प्रथा का संस्थापक भी बोला जाता है। और इन्होंने जब उधर रणमल की और मतलब उसके उस टाइम मेवाड़ से वो रणमल भागा था, तब बीकानेर पर किसी और ने राज कर रहे थे। लेकिन जब ये शासन जब 1453 में निकल कर आया था, तब इसने जोधपुर पर भी अधिकार कर लिया था। 1453 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। और इन्होंने मतलब 12 मई 1459 को 59 के दिन जोधपुर नगर की भी स्थापना की थी। 12 मई 1459 के दिन जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और मतलब अगर जोधा के बारे में अगर पूछे तो बहुत जैसे इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे। इसने अपनी पुत्री सरनाथ देवी का विवाह किया था, वो कुंभा के बेटे रणमल से किया था। अपनी पुत्री सरनाथ देवी का विवाह, सरनाथ देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रणमल से किया था। ये कुंभा से अपनी पुत्री का विवाह इसलिए करते हैं कि जैसे कुछ दिनों बाद वो मेवाड़ के भुइल वंश और इधर जोधपुर के राठौड़ वंश में जो हंसाबाई वाला जो मामला था ना, उस टाइम रणमल ने इसके मतलब कुछ अपवाद थे, तो उसलिए इसमें कुछ विवाद हो गया था। तो उस टाइम मतलब जैसे जैसे वो रणमल भाग गया था, कुंभा इधर, जोधा इधर आ गया था, कई दिन जंगलों में रहा, तो फिर धीरे धीरे जैसे इसका समझौता हुआ, तो समझौते पर एक शर्त रखी थी। जब जोधा ने अपनी पुत्री सरनाथ देवी का विवाह इसके सांगा के पुत्र रणमल से किया था, और उस टाइम एक 1453 में वो एक संधि हुई थी। ये जब समझौता हुआ ना, उस टाइम एक संधि हो रही थी जिसको आवड़ा बावड़ा की संधि बोलते हैं। आवड़ा बावड़ा की संधि। अब इसको आवड़ा बावड़ा की संधि क्यों बोलते हैं? आवड़ा बावड़ा की संधि इसलिए बोलते हैं कि जिस टाइम जब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो समझौता हुआ था ना, तब इस टाइम जहां आवड़ा आवड़ा मतलब ये पौधों की बात हो रही है। आंवला और बावला, मतलब बावला मतलब बबूल, और आंवला में से आंवला के पेड़। जहां आंवला के पेड़ है उधर मेवाड़ रहेगा, और वहां बावल मतलब बबूल कीकर है, वहां से मारवाड़ रहेगा। तो ये जब ये संधि 1453 में हुई थी, आंवला बावला की संधि, इसको मेवाड़ मारवाड़ संधि भी बोला जाता है, राठौड़ सिसोदिया संधि भी बोला जाता है। अलग अलग नाम, लोगों ने अलग अलग नाम दिए संधि के बारे में। और जोधा ने 12 मई
ये तो बताइए 12 मई और 1459 के दिन मतलब चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधा ने अपना मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया था, दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इस दुर्ग को मयूर दुर्ग भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। वैसे दुर्ग के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तो दुर्ग के बारे में अच्छे से मैं बता दूंगा। और जोधा ने एक मंडोर में एक ज्योतिर्लाव तालाब भी बनाया था, ज्योतिर्लाव तालाब एक ज्योतिर्लाव तालाब बनाया था। ये तो था जोधा का टाइम। वैसे जोधा ने इतने टाइम में बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ रहे हैं। जोधा के बाद एक शासक आएगा, जोधा के बाद शासक आएगा जो हमारे सातल देव आएगा। जोधा के बाद सातल देव 1489 से 1492 तक। इसका शासनकाल बहुत कम ही रहा है राव सातल देव का, मतलब 1 और 2 3 साल शासनकाल रहा है इसका। इसने अपने शासनकाल में एक बहुत सी इतिहास में देखा जाए एक घटना हुई थी, जो मतलब सातल देव घोड़ले खां थे, वो पीपाड़ नागौर के थे, वो मारवाड़ से 40 कन्याओं का हरण कर ले गए थे। उस टाइम सातल देव उधर गए और एक 1492 के समय मतलब उससे सातल देव उस मतलब घोड़ले खां, जो उसका नाम मल्लू खां भी कहीं लिखा होता, कहीं घोड़ले खां भी बोला जाता है, उस 40 कन्याओं का हरण जब किया था उसको छुड़ा कर लाए थे। तो इन्होंने मतलब सर्वप्रथम 1492 में सर्वप्रथम तो क्या है, वैसे ये तो लास्ट टाइम ही जब इसकी मृत्यु भी हो जाती है इस युद्ध में। 1492 में 40 कन्याओं को छुड़ाया, 40 कन्याओं को छुड़वाया। मल्लू खां या कहीं घोड़ले खां भी बोला जाता है, मल्लू खां या घोड़ले खां ये मारवाड़ से लेकर गए थे 40 कन्याओं को। जब ये है ना मल्लू खां और घोड़ले खां को 1492 में पराजित करके जब आए थे ना, तब एक मल्लू खां की लड़की थी, मल्लू खां की एक लड़की, मल्लू खान की पुत्री गिंदोली। मल्लू खान की पुत्री गिंदोली थी ना, उस गिंदोली को भी साथ लिया गया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये चर्चा मतलब उसी दिन से ये बात चर्चा में आ रही है कि जब सातल देव इन 40 कन्याओं को छुड़ा कर लाए थे ना, तब इधर मल्लू खां की एक पुत्री थी गिंदोली, ये गिंदोली को भी साथ में ले आए थे। और मल्लू खां का मतलब उधर से सर काट के ले आए थे, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहे हैं, मतलब अलग इतिहासकार अलग बताए। तो मल्लू खां को इधर लाए थे, तो मल्लू खां की याद में मल्लू खां की पुत्री ने, घोड़ले खां की पुत्री या मल्लू खां बोलते जो भी हो, इसने एक मारवाड़ में नृत्य शुरू किया था। मारवाड़ में एक नृत्य की शुरुआत की थी। मल्लू खां की पुत्री ने मारवाड़ में एक नृत्य की शुरुआत की थी। उस नृत्य को नाम बोलते हैं घुड़ला नृत्य, मतलब घोड़ले खां की याद में। अब ऐसे लिख लीजिए, घोड़ले खान की याद में नृत्य। घोड़ले खां की याद में जो नृत्य किया जाता है उसे घुड़ला नृत्य बोलते हैं, घुड़ला नृत्य। शुरुआत इसकी घुड़ला नृत्य की शुरुआत थी गिंदोली, शुरुआत या प्रारंभ गिंदोली ने शुरुआत की थी। अरे ये जब अभी इसके बारे में बता दिया, गिंदोली ने शुरुआत की, घोड़ले खां की स्मृति किया जाता है, वो सातल मालदेव इसको
मतलब इसको उठा लाए थे, तो उसने शुरुआत की थी। अब ये बोल रहे ये नृत्य किया कब जाता है? ये नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, 8वें दिन। ये तो था सातल देव। सातल देव ने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। मतलब ये 40 कन्या वाला रहने वाला बहुत अच्छा कार्य है। वैसे सातलेश्वर कस्बा भी बसाया था जोधपुर में। सातलेश्वर कस्बा बसाया था जोधपुर में। सातल देव के बाद आता है हमारे एक शासक आता है राव सुजा। राव सुजा, इसका शासनकाल है 1492 से लेकर 1515 तक है। शायद 1515 तक, शायद नहीं 1515 तक है। राव सुजा, इसकी कुछ खास विशेषता नहीं है। जब इधर राव बीका थे ना, जब जोधपुर छोड़ के बीकानेर आकर बीकानेर में बीकानेर की स्थापना की थी ना, जब जोधपुर आके राव बीकानेर की स्थापना की थी ना, उस टाइम जोधपुर में बीकानेर की स्थापना की, तब उस टाइम जोधा की, उस टाइम संधि में जोधा ने कहा था कि मैं 70 तख्त तलवार बीका को सौंपूंगा। तो उस टाइम में मतलब दिया नहीं था। फिर शासक आते गए। जब सुजा बना था ना, तो सुजा की माता थी, उसका नाम था जसमा देव। सुजा की माता जसमा देव। एक मिनट रुकना, ये लाइट नहीं है। सुजा की माता जसमा देव ने इसको अपने बीका की मतलब सुजा की माता बीका के मध्य संधि हुई थी ना, वो इसने सुजा की माता ने दिया था 70 जसमा देव 70 ढाल तलवार और तख्त। इस संधि में इन्होंने ये 3 दिए थे, 70 ढाल तलवार तख्त, 70 ढाल तलवार तख्त। बस सुजा की दिए, ज्यादा कुछ खास विशेषता नहीं है। ये है सुजा के बाद एक खतरनाक शासक आता है, तो सब सारे खतरनाक है। सुजा के बाद एक आता है राव गागा। शासनकाल 1515 से लेकर 1515 से लेकर इसका 1532 तक है। कोई 31 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है। आप हम 1532 ही बताएंगे, क्योंकि 32 में इसका राज सिंहासन होता है। इन्होंने राव गागा के मतलब इसने खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। इसमें कुछ खास विशेषता नहीं। खानवा युद्ध मालदेव को भेजा, अपने पुत्र मालदेव को भेजा। मालदेव को इसमें अलग अलग किताबें अलग अलग लिखते, कोई 4000 कन्या लिखते हैं, कोई 5000 लिखते हैं, कोई मतलब 4000 सैनिक, सॉरी मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ, 4000 सैनिक व घुड़सवारों के साथ, 4000 सैनिक व सैनिकों के साथ भेजा। इसकी कुछ खास विशेषता है नहीं भाव गागा की। और इसमें ये सुनने में आता है कि ये बहुत सरल और स्वभाव के थे। मतलब इतने शासकों में सबसे अच्छे शासक माने जाते, मतलब सरल और स्वभाव के, बहुत मतलब भोड़ो शासक हो। सरल स्वभाव की वजह से
वजह से, सरल स्वभाव की वजह से इसके जो इसके पास था ना, जो भी मतलब पूरा सिंह राज था, उसमें सारे के सारे बोले स्वतंत्र होते गए। जो कहीं सामंत स्वतंत्र हो गए, कहीं बोलो गांव के ठाकुर स्वतंत्र हो गए। तो धीरे 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 करते करते इसके पास मतलब दो ही बचे, एक सोजत बचा और एक जोधपुर बचा। इसके पास सिर्फ दो ही बचे, सोजत व जोधपुर। क्योंकि ये तो शासक था ना, बहुत सरल व स्वभाव का था, ज्यादा कुछ अचपटा नहीं था। तो इस टाइम में मतलब ये दो ही शासक बचे। इसके बाद जो खतरनाक शासक आता है, इसका ही पुत्र आता है राव मालदेव। अब राव मालदेव को हम पढ़ेंगे जोधपुर के इतिहास में, तो सबसे शक्तिशाली राव मालदेव और चंद्रसेन को ही पढ़ा जाएगा। अब राव मालदेव जैसे एंट्री करता है, राव मालदेव की मतलब इसका कार्यकाल 1532 से लेकर 1500 कोई 62 बता रहा है, कोई कोई ज्यादा बता रहे, अपन 1562 ही मानेंगे। राव मालदेव, राव मालदेव 1532 से लेकर 1562। राव मालदेव का 1532 से लेकर 1562 तक का इसका कार्यकाल है। इसका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था इसका सोजत में हुआ था, 21 मई के दिन हुआ था राज्याभिषेक। राज्याभिषेक 21 मई 1532 सोजत पाली, सोजत में, क्योंकि परख में सारे चले गए थे उस टाइम। 21 मई और 1532 के दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके उपनाम बहुत बोले जाते हैं, राव मालदेव के उपनाम मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया। इसको 52 युद्धों का विजेता भी बोलते हैं, 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता भी बोलते हैं इसको, और हसमत वाला बादशाह भी बोलते हैं इसको, हसमत वाला बादशाह। ये हसमत वाला बादशाह ऐसे फारसी इतिहासकारों ने कहा इसको, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला बादशाह, 52 युद्धों का विजेता और भारत का महान पुरुषार्थी, भारत का महान पुरुषार्थी, भारत का महान पुरुषार्थी इसको बोला है बदायूनी। भारत का महान पुरुष बदायूनी बोला। और इसको हिंदू बादशाह भी कहते हैं, हिंदू बादशाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने मतलब हिंदुओं के लिए बहुत सी लड़ाई की थी, बहुत से युद्ध किए थे। हिंदू बादशाह चारण इतिहासकारों ने कहा, चारणों ने कहा। 52 युद्धों का विजेता भी बोलते हैं, हसमत वाला बादशाह भी बोल देते हैं, और भारत का महान पुरुषार्थी भी बोलते हैं, और हिंदू बादशाह। इसकी जो उपनाम बहुत याद रखना है। और इसके बाद में मतलब ये तो थे उपनाम। अब ये बहुत खतरनाक शासक है, बहुत बहुत बड़े बड़े काम करेगा, जो मतलब कई तो इंडिया के लेवल का काम करे, हम राजस्थान से नहीं, इंडिया के लेवल का काम करेगा। एक पाहेबा और साहेबा का युद्ध होता है, पाहेबा और साहेबा, पाहेबा साहेबा।
पायबा साहिबा युद्ध 1542, पायबा और साहिबा युद्ध 1542 होता है राव मालदेव और बीकानेर के शासक जय सिंह के बीच में। मालदेव व जय सिंह, जय सिंह था बीकानेर के शासक, जय सिंह बीकानेर। इस युद्ध में जय सिंह मारा जाता है, जय सिंह मारा जाता है और बीकानेर पर राव मालदेव का अधिकार हो जाता है। राव मालदेव का अधिकार हो जाता है, फिर राव मालदेव बीकानेर, जो राव मालदेव खुद तो संभाल सकता नहीं है, फिर राव मालदेव बीकानेर छोड़ता है, अपने एक सेनापति था कुंपा, बीकानेर कुंपा को सौंपता है, बीकानेर सेनापति कुंपा को देता है, कुंपा को सौंपता है। अब देखिए ये इतना मतलब छोटा सा राजा है, अब इतना बड़ा शासक थोड़ी संभालेंगे, वो कई सेनापति छोड़ेगा, कई जैसे मंत्रिमंडल होता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई छोटा मंत्री बन जाता है, कोई स्वतंत्र मंत्री बन जाता है, कोई राज्य मंत्री बन जाता है, कोई कैबिनेट मंत्री, ये जैसे ये मंत्री बना के इसको छोड़ता है। फिर इसके बाद एक युद्ध और खतरनाक युद्ध लड़ेगा, एक होगा युद्ध ग्रीष्ममेल युद्ध। पायबा साहिबा के जस्ट बाद में ग्रीष्ममेल युद्ध, जस्ट बाद नहीं 2 साल बाद होगा ग्रीष्ममेल युद्ध, ग्रीष्ममेल युद्ध। ये होता है 5 जनवरी, ये तो याद ही रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 जनवरी 1544 के दिन। इसमें राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है, राव मालदेव व शेरशाह सूरी, राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में राव मालदेव की जीत निश्चित थी, लेकिन शेरशाह की कुटिल बुद्धि के कारण इन्होंने मतलब कुछ अफवाह फैलाई थी कि तेरे जो सैनिक थे जेता और कुंपा मेरे साइड आ गए हैं कि राव मालदेव तू जीत नहीं पाएगा। इस कुटिल बुद्धि के कारण राव मालदेव सेना को मतलब युद्ध में ही छोड़कर ये जोधपुर चला के भाग गया था, ये बीच में ही भाग गया था, बीच में ही, युद्ध के बीच में भाग गया था राव मालदेव युद्ध के बीच में ही भाग गया था और जोधपुर से सिवाना चला गया था, कहां चला गया था, ये सिवाना चला गया था। जब जेता और कुंपा को पता चला कि राव मालदेव भागे तो उन्होंने अपनी जी जान से वो तन मन धन से युद्ध को लड़ते रहे, आखिर में वे भी भगवान को प्यारे हो गए, जेता और कुंपा। जब लास्ट के टाइम जब शेरशाह सूरी जब इस युद्ध में जीत हासिल करता है, तब इसके मुंह से एक बढ़िया सी आवाज निकलती है जो बोलता है कि एक मुश्त बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि शेरशाह सूरी की हार निश्चित थी। अगर उस टाइम अगर शेरशाह सूरी हार जाता तो उस टाइम अगर मालदेव नहीं भागता तो उस टाइम मालदेव के हाथ में पूरा इंडिया का शासन आ जाता था। एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता।
शेरशाह सूरी, शेरशाह। इन्होंने ये जब हारते हारते जीता था तब उसके मुंह से ही निकला कि एक मुट्ठ बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। फिर जब इसकी जीत निश्चित हुई ना, तब इसने अपने जोधपुर को शासक ने इसका सेनापति था ख्वास खान को सौंपा था। जोधपुर सेनापति बोल दो, ख्वास खान को सौंपा, ख्वास खान को सौंपा, जोधपुर ख्वास खान को सौंपा। और जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, मृत्यु के तुरंत बाद मालदेव ने वापस अधिकार कर लिया। मृत्यु पश्चात हाथों हाथ ही अधिकार कर लिए। मृत्यु पश्चात अधिकार। शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि हारते हारते ही जीता था। अब जब मालदेव शेरशाह सूरी खत्म हो गया, मालदेव ने इसके जोधपुर को वापस जीत लिया। फिर इसने जोधपुर में मालदेव ने कुछ स्थापत्य कला की मतलब बहुत से योगदान दिया। स्थापत्य कला में इन्होंने बनाया है, एक तो सोजत का किला बनाया है, पोखरण का बनाया, और सोजत का बनाया, मालकोट का बनाया, सोजत का किला, पाली, सोजत का किला पाली। पोखरण, ये बाद में पोखरण किसी को मतलब आगे मतलब अड्डाने रखने या फिर मतलब उसके बदले में देगा। पोखरण का किला, जैसलमेर, पोखरण का किला जैसलमेर। एक है मालकोट का किला, मालकोट यह है मेड़ता। ये तो थी स्थापत्य कला में तीन ही, सोजत, पोखरण, मालकोट, ये था स्थापत्य कला में तीन थे। अब मालदेव की एक बहुत बड़ी इतिहास प्रसिद्ध एक रानी आएगी, जिसको हम इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इतिहास की सुप्रसिद्ध। वैसे इतिहास में बहुत सी रानी आई है, कोई रूठी रानी के नाम से। अब रूठी रानी के नाम पे जब हम पढ़ते हैं ना, तब एक ही रानी पढ़ते हैं जिसका नाम है मानवती, रूठी रानी। रूठी रानी मालदेव। रूठी रानी का वास्तविक नाम था मानवती, मानवती नाम था वास्तविक। और ये जैसलमेर के भाटियों की भाटी शासक लूणकरण की पुत्री थी, लूणकरण भाटी की पुत्री, लूणकरण भाटी की पुत्री थी। ये शादी के मतलब उस दिन ही नाराज होकर चली गई थी, जिस दिन मतलब इसके फेरे हुए थे। जैसे लोग अलग अलग मतलब कोई अलग इतिहासकार कैसी बता रहा, कोई कैसी बता, कोई बोल रहा लूणकरण इसको मारना चाहता था, कोई बोल रहा मतलब शादी के जब से ये मतलब लूणकरण मतलब राव मालदेव शादी करके जैसे आए तो घर में इसकी कोई नाराजगी किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी उसलिए। लेकिन मतलब ये रूठी रानी के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसको ना रूठी रानी को मतलब ये उस टाइम ही मतलब जब से इसकी शादी हुई तो उस टाइम में ये नाराज हो गए, अजमेर चली गई थी। एक अजमेर में दुर्ग है, उस दुर्ग में रह रही थी। तब अजमेर में जब दुर्ग में रह रही थी ना, तब मतलब मालदेव के कहने पर
मालदेव के कहने पर मतलब एक आशा भारत नाम ने ईश्वरदान नाम भारत एक है जो कवि है, ईश्वरदान एक नाम का एक कवि है, ईश्वरदान नाम का एक कवि है जो इसको मतलब मालदेव ने कहा कि आप इसको जाओ और इसको मना कर लो, तब ईश्वरदान जाता है इसको और रूठी रानी को जैसे तैसे मना लेता है। इसको मनाता है तो ईश्वरदान के पीछे मतलब जब ईश्वरदान मनाता है रानी मान भी जाती है, तब उस टाइम पीछे से जब पीछे वाली रानियां थी ना, उस रानियों ने सोचा कि अगर ये रानी मान जाएगी और इधर आ जाएगी तो हमारी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी, पर्सनैलिटी इनकी कम होगी, तो इन्होंने पीछे से एक और मतलब करनी ईश्वरदान का आशा बाढ़ को भेजा, सॉरी आशा बाढ़ को पीछे से भेजा कि आप ईश्वरदान है जो इसको मना लिया है वो आएगी। तब आशा बाढ़ कुछ इस रानी को कहते हैं कि मान रखे तो पीव तज, जब ये मान गई थी ना तब इनको बोले गए मान रखे तो पीव रखे तज मान, दोनों खंबे ना वे एकन खंबे ठान। मतलब तेरे को अगर मान और स्वाभिमान प्यारा है तो पीव तज, अगर पीव ही तजना है तो मान रख। दोनों खंबे, दोनों को इस खंबे और इस खंबे पे, दोनों खंबे पे नहीं रह सकते, दोनों खंबे ना हुए एकन खंबे ठान। मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दोनों खंबे ना हुए एकन खंबे ठान। ये काम, ये जब कविता इस आशा बाढ़ ने सुनाई नहीं, तब इसका स्वाभिमान वापस जा गया और वापस आने से इन्होंने इनकार कर दिया। ये थी आशा बाढ़। पहले आप ऐसे लिख लीजिए, पहले से जो गया था वो ईश्वर दान के कहने पर मान गई, ईश्वर दान कहने पर मान गई, कहने पर मान गई। आशा भारत ने भड़का दिया, आशा भारत भड़का दिया है, आप ऐसे लिखिए भड़का दिया। एक रूठी रानी नाम का ग्रंथ लिखा है, रूठी रानी नाम ग्रंथ है, केसरी सिंह बाठ ने लिखा। रूठी रानी ग्रंथ, केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह भारत। दोस्तों ये तो थे मालदेव तक। मालदेव के बाद कल पढ़ेंगे चंद्रसेन से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसी रही क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दे और कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि क्लास कैसी रही। अगर कुछ कमी पूर्ति है तो मैं इसको मतलब पुनः आपका कमेंट देखते हुए मैं इसमें कुछ सुधार करूंगा। तो क्लास को विराम देते हैं, कल कंटिन्यू क्लास करेंगे, कल चंद्रसेन से आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।